नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं इतिहास का अगला पार्ट लेकर आया हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जाने थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास के 3 पार्ट हम लोग बात किए थे कि होता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। तो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सब से पहले हम लोग बात करते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक अर्थात वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका डेट अगर हम लोग बात करें तो उसका डेट मिलेगा आपको कहीं कहीं 50 लाख से 9 लाख तक, कहीं कहीं 25 लाख से 9 लाख तक। तो डेट का ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं लेना है, हमें बस उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जिसका लिखित विवरण नहीं मिलेगा प्रागैतिहासिक हो गया। जिसका लिखित विवरण मिलेगा परंतु पढ़ा नहीं जाएगा, अर्थात ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो मिलता है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। बाद में आता है आपका इतिहास अर्थात ऐतिहासिक काल। तो ऐसा समय जिसमें लिखित प्रमाण मिलते हैं तथा उन्हें पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि उसका लिखित प्रमाण तो मिलता है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो आ जाएगा आपका ऐतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता में वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथ इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा जा चुका है। अतः वैदिक काल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। अब जो पाषाण काल है मित्रों, पाषाण काल में न लिपि का विकास हुआ था न भाषा का विकास हुआ था, तो निश्चित रूप से उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। हमने डायरेक्ट लिखा है पूरा पाषाण काल। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि समय की बचत करनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें कुछ ये बातें लिख देता हूँ कि देखिए, प्रागैतिहासिक काल, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। तीसरा है ऐतिहासिक। और अभी हमने बताया कि मित्रों, ये जो प्रागैतिहासिक काल है वो पाषाण काल के अंतर्गत आता है और ये आद्य ऐतिहासिक काल हमने कहा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है और यही ऐतिहासिक काल हमने कहा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। अब पाषाण काल भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बटा हुआ है। अब ये पाषाण काल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में बटा हुआ है। अब हमें पढ़ना किसके बारे में है? एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, इसीलिए मैंने सीधे पूरा पाषाण काल लिखा और इसको अध्ययन करने के बारे में सोचा। मैंने फिर भी आपको एक क्विक रिवीजन टाइप मैंने करा दिया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है प्रागैतिहासिक, जिसका लिखित विवरण है परंतु पढ़ा नहीं जा सका अब तक आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण है और पढ़ा भी जा चुका है ऐतिहासिक काल।
सभी काल का मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। और उसी पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है मित्रों, ये आपको 25 लाख BC से आपको 10,000 BC तक मिल जाएगा इसका विवरण। और जैसे ही मध्य पाषाण काल में आप जाएंगे तो वहाँ पर 9,000 से 4,000 तक मिलेगा। 9,000 BC से 4,000 BC तक, कहीं कहीं आपको 8,000 BC से 4,000 BC तक मिलेगा। फिर नव पाषाण काल जब आएंगे तो वहीं पे 9,000 से 1,000 BC तक, कहीं कहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में 7,000 से 1,000 BC तक मिलेगा। वो बात करेंगे हम जब पूरा पाषाण काल खत्म कर लेंगे तब। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल। तो मित्रों, पाषाण काल के विषय में अध्ययन सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने किया था, डॉक्टर प्राइमरोज। प्राइमरोज को ही पाषाण काल के अध्ययन का सबसे प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो आपके आ जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। मित्रों, इन्होंने 1863 में सबसे पहले पल्लवरम में हैंड एक्स अर्थात कुल्हाड़ी की खोज की थी। अतः इन्हें ही पाषाण काल का, भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में पाषाण काल का जनक कहते हैं। परंतु डॉक्टर प्राइमरोज नामक अंग्रेज व्यक्ति ने 1842 में ही पाषाण काल के विषय में अध्ययन किया था। तो इसलिए अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहें तो सबसे पहले अध्ययन किसने आरंभ किया? डॉक्टर प्राइमरोज ने। कई विद्वान हैं, परंतु जो प्रमुख रहते हैं उन्हीं का नाम याद भी रहता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनः निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल को पुनः 25 लाख से 9 लाख BC तक बांटा गया है। आपको हमने पहले ही बताया कि कहीं कहीं 50 लाख से 10,000 BC तक दिखेगा, अर्थात ये 50 लाख से 9 लाख BC भी दिख सकता है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या उस बुक में गलत दिया है। आपको यूट्यूब पर भी अलग अलग टीचर आएंगे, कमाल कमाल के टीचर हैं यूट्यूब पर भी, पढ़ेंगे आप उनसे तो कोई इतना बताएगा, कोई 50 लाख बताएगा। तो बात करते हैं इसको कहते क्या है। इस संस्कृति का मित्रों नाम है चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। इसके अलावा हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति के पीछे कारण क्या है, क्यों नाम दिया गया? तो मित्रों, ये चापर चॉपिंग पेबुल पत्थर के औजार होते हैं। ये पेबुल क्या होता है कि नदियों के द्वारा बहा करके लाया गया जो पत्थर आपस में टकरा करके गोल गोल हो जाते हैं, तो उन्हें पेबुल कहते हैं। और इन्हीं पेबुल के सहारे से बड़े बड़े पत्थरों से औजार जब बनाया जाता है तो वो इसी में से चापर और चॉपिंग होते हैं। चापर क्या होता है कि एक धार वाला होता है और चॉपिंग क्या होता है मित्रों, 2 धार वाला होता है। मतलब दोनों तरफ नुकीला भाग होगा उसका, दोनों तरफ धार होगा, तो इसीलिए इसे चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति कहा गया। अब इसे हैंड एक्स भी कहा जाने लगा, हैंड एक्स संस्कृति अर्थात कुल्हाड़ी संस्कृति। उसके पीछे कारण क्या है कि ये लोग पत्थरों के कुल्हाड़ी भी बनाने लगे। इनसे क्या सहयोग मिलता था? तो इनसे पेड़ों के छाल को, जानवरों के खाल को काटने में सहयोग मिलता था। चापर चॉपिंग पेबुल सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब सोहन नदी में प्राप्त होता है, अतः इसे सोहन नदी संस्कृति भी कहते हैं। तो ये जितने उपनाम हैं आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत कम बन रहे हैं आजकल इतिहास से, इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हैंड एक्स संस्कृति ये कहाँ पाया गया है, कहाँ हैंड एक्स मिला है? तो हमने अभी बताया कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस
हुट ने 1863 में पल्लवरम में हैंड एक्स खोजा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मद्रास के जो वर्तमान का चेन्नई है, वादमदुराई तथा अतिरम पक्कम, अतीम पक्कम हो गया दोस्तों, अतिरम पक्कम होगा। यहाँ पर मैं र लिख देता हूँ फिर से, अतिरम पक्कम, आप अतिरम पक्कम, ठीक है। अब देखिए ये हैंड एक्स संस्कृति में या इसका एग्जाम्पल में क्या है, क्लीवर है तथा स्क्रैपर है। ये क्लीवर तथा स्क्रैपर क्या है, प्रमुख औजार हैं। क्लीवर तथा स्क्रैपर ये क्या है, नुकीला पार्ट होता है। इनके सहारे से हम क्या कर पाते हैं, जानवरों के खाल और वृक्षों के छाल काटे जा सकते हैं। इसी काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की खोज हो चुकी होती है, परंतु इसका उपयोग करना मनुष्य नहीं सीख पाता है, जो आगे चल करके मध्य पूरा पाषाण काल में व्यापक रूप से अग्नि का प्रयोग करना भी सीख जाता है। अब यहीं से विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मित्रों, बात करें तो मनुष्य का जो विकास हुआ है मध्य अफ्रीका से हुआ है, और पहला मनुष्य की बात अगर कही जाए, पहला आदि मानव कहा जाए तो होमिनिड, उस मनुष्य का क्या नाम था, होमिनिड, जो मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसके बाद में रामापिथेकस, आराम से सुनिएगा, रामापिथेकस। फिर इससे ये, हालांकि जितने भी नाम हमने बताए हैं ये 4 पैरों पर चलने वाले थे, पशु की भांति चल रहे थे और पेड़ों पर रह रहे थे। प्रथम मनुष्य जो 2 पैरों पर चला उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मैं लिख भी दूंगा। जो 2 पैरों पर चलना आरंभ किया उस मनुष्य का नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रहे ये किसके बाद आया, रामापिथेकस के बाद। ये क्या करता था, ये 2 पैरों पर चलता था मित्रों। ये 2 पैरों पर चलने वाला पहला प्राणी था। ये 2 पैरों पर चलना आरंभ किया। 2 पैरों पर चलने के पीछे कारण क्या था कि देखिए, मध्य अफ्रीका में एक बार अकाल पड़ जाता है और होमिनिड तथा बाद में विकसित होकर के रामापिथेकस जो बने वो वृक्षों पर रह रहे थे, और अकाल पड़ जाने के कारण उन्हें भोजन की प्राप्ति हुई नहीं, तो वो जमीन पर उतर आते हैं, और जमीन पर उतर आते हैं तो प्रथम बार 2 पैरों से चलना आरंभ कर देते हैं। पहले चलते हैं 4 पैर से, परंतु 2 पैरों से चलना आरंभ करते हैं तो उन्हें कह दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मित्रों, जब ये 2 पैरों पर चलना आरंभ किए तो 4 पैरों के अपेक्षा 2 पैरों से चलने में एनर्जी, जो ऊर्जा है, कम खर्च होने लगी। और जब ऊर्जा कम खर्च होने लगी तो यही ऊर्जा हमारे बॉडी में, अर्थात उनके शरीर में वृद्धि करने लगा। और वृद्धि हुआ क्या, ये मस्तिष्क हुआ। मस्तिष्क का भार उस समय 200 से 300 ग्राम होता था उनका, परंतु आज देखिए 1350 ग्राम तक मस्तिष्क का भार होता है। अब देखिए वहां पर ऊर्जा कम लगने लगा चलने में, तो उनका मस्तिष्क क्या हो गया, विकसित होने लगा, बड़ा होने लगा। अब यहाँ पर अग्नि का खोज हो जाता है और यहाँ पर अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगता है। देखिए, ऊर्जा कम लगने लगा, मस्तिष्क विकसित हो गया। पहले मांस कच्चे खाते थे, शिकार करके खाते थे, उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगता था। अभी आप कच्चा चावल खाएं और पका हुआ चावल खाएं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा किस में ज़्यादा लग रहा है, समय किस में ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही अग्नि की खोज हुई, उस आग में कुछ पशु जल गए, तो जैसे ही वो पशुओं को खाए तो
कच्चे मांस की अपेक्षा इनको ये पका हुआ मांस काफ़ी स्वादिष्ट लगा और खाने में टाइम भी कम लगा, एनर्जी कम लगी। फिर से एनर्जी जब कम लगी तो फिर से हमारा मस्तिष्क क्या होने लगा, विकसित होने लगा। अब जब विकसित होने लगा तो आगे चलकर यही मनुष्य धीरे धीरे समूह में रहने लगा, धीरे धीरे कुछ संकेत ध्वनियाँ निकालने लगा और फिर यही जब हम नवपाषाण काल तक जाएंगे तो कुछ लिपियों का विकास हो जाएगा, वह कुछ लिखने लगता है, चित्रकारी करने लगता है। तो इस प्रकार से निम्न पूरा पाषाण काल के विषय में हम जान गए हैं। आप रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट के बारे में जानते रहिएगा। भारतीय पाषाण काल के जनक माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल के कितने स्थल? तो 44 स्थल प्राप्त हैं उत्तर प्रदेश से। पाषाण काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश, मद्रास अर्थात चेन्नई, पंजाब, कई क्षेत्रों में उसके साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को कहते क्या हैं, तो फलक संस्कृति। फलक संस्कृति कहने के पीछे कारण क्या है कि अब जो पत्थर के औजार बहुत ही बेडौल थे, जैसे मैंने ये बना दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये बहुत बेडौल थे, बहुत भारी भारी थे। अब यही इस रूप में हो गए, छोटे हो गए तथा फलक अर्थात समतल टाइप हो गए और इनकी अपेक्षा कम एनर्जी में ज़्यादा काम करने लगे। तो इसलिए इस काल को फलक संस्कृति कहा जाने लगा। इसके मुख्य औजार क्या हैं, तो फलक हैं, बेधनी है, छेदनी है, खुरचनी है। अभी हमने बताया कि इस काल में अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगता है। आपको ये याद होना चाहिए कि 2 पैरों पर चलने वाला प्रथम मनुष्य ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तथा प्रथम मनुष्य अगर कभी पूछ दे तो हमने बताया था होमिनिड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आप देख ले तो होमिनिड। होमिनिड को क्या माना गया मित्रों, तो प्रथम मनुष्य, प्रथम मनुष्य। ठीक, ये प्राइमेट नामक जाति से विकसित हुए हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति तो उसमें साइंस का भी एक पार्ट है, उससे पढ़ेंगे कि सभी प्रकार के स्तनधारियों का जो विकास हुआ है वह एक छोटे से मैमल्स जो चूहे होते हैं या छछूंदर भी कहते हैं उनसे हुआ है हम लोगों का विकास। हालांकि हम लोगों के पूर्वज के रूप में बंदर को माना जाता है और बंदर स्तनधारी है और सभी प्रकार के स्तनधारी अभी हमने बताया कि चूहों से जन्मे हैं। चर्चा करेंगे कि कैसे चूहों से या फिर अंडे देने वाले डायनासोर से कैसे हुए हैं। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल भी हो गया। अब उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 BC तक का समय उच्च पूरा पाषाण काल कहलाता है। अब यहाँ पर आधुनिक मानव का उदय होता है। ये आधुनिक मानव क्या है, तो जिसे होमो सेपियंस कहा गया। देखिए कई क्रम है, हमने ये बताया। फिर इनसे पहले क्रो-मैग्नान मानव आते हैं। क्रो-मैग्नान मानव आधुनिक मानव की भांति ही दिख रहे थे, लेकिन उनमें उतना विकास नहीं हुआ था। और होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है उन्हें क्या कहा गया, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस का मतलब है ज्ञानी मानव। तो होमो सेपियंस नामक आधुनिक मानव उच्च पूरा पाषाण काल में आरंभ होता है या उत्पन्न होता है। अब इस युग में बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों के औजार प्रयोग करना सीख जाते हैं। अभी तक पत्थरों के औजार ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके मुख्य औजार फलक, तक्षणी, सल्क हैं, आप इसे याद रखिएगा। और इसी काल में सर्वप्रथम सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं जो कि भीमबेटका में मिलते हैं। और ये भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। तो मित्रों हमने क्विक रिवीजन कहिए
या पूरा पाषाण काल का अध्ययन। हम लगभग पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर चुके हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट्स बनाते चलें। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मित्रों, इसलिए हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट हम लोग मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल अगले दिन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।